जुबैर हसरत से अपने जहाज़ों की तरफ देख रहा था। जहाज़ पर नाहिद के अलावा दूसरी अरब औरतें भी मर्दों के शाना बशाना लड़ रही थीं। हाशिम देर तक दूसरे बच्चों के साथ एक कोने में छुप कर ना बैठ सका। वो ऊपर आकर खालिद के करीब खड़ा हो गया और पूछने लगा, हमें कितनी बार बहरी डाकुओं से मुकाबला करना पड़ेगा? खालिद ने कमान में तीर चढ़ाते हुए मुड़कर देखा। हाशिम के करीब माया देवी हैरान और शुश्तर खड़ी थी। उसने कहा, माया देवी, तुम हाशिम को नीचे ले जाओ। माया देवी हाशिम को उठा रही थी कि एक तीर सनसनाता हुआ आया और हाशिम के सीने में पैवस्त हो गया। माया देवी ने भागकर उसे एक कोने में लिटा दिया और तीर निकालने की कोशिश करने लगी। हाशिम एक हल्की सी आह और मामूली सी कपकपाहट के बाद ठंडा हो गया। माया देवी सिसकियां लेती हुई उठी, लेकिन पीछे से एक मजबूत हाथ की गिरफ्त में बेबस होकर रह गई। कौन? गंगू? उसने चांद की धीमी रोशनी में आंखें फाड़ कर देखते हुए पूछा। हाँ, मैं हूं। कालू, उठा लो इसे, अगर शोर मचाए तो गला घोंट देना। कालू माया देवी को उठाकर जहाज की पिछली तरफ रस्सी की एक सीढ़ी से उतरकर एक कश्ती में सवार हो गया। गंगू ने आगे बढ़कर खालिद के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अब मुकाबला करने से कुछ नहीं होगा। उनकी तादाद हमसे बहुत ज्यादा है और अकब से भी 2 जहाज हम पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। मेरी कश्ती जहाज के पीछे खड़ी है, मैं तुम्हें और नाहिद को बचा सकता हूँ। खालिद ने बेपरवाही से जवाब दिया, हम अपने साथियों को छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन तुम नहीं जानते कि वो लोग तुम्हारी बहन के साथ क्या सलूक करेंगे। लेकिन मैं जहाज की तमाम औरतों को अपनी बहनें समझता हूँ। अब जयराम की दगाबाजी से मुझे किसी पर एतमाद नहीं रहा। एक तीर नाहिद को लगा और वो पसली पर हाथ रखकर बैठ गई। खालिद ने आगे बढ़कर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा, मैं ठीक हूँ खालिद, तुम मेरी फिक्र ना करो। खालिद ने उसके इसरार के बावजूद उसे उठाकर हाशिम के करीब बिठा दिया। हाशिम की लाश देखकर नाहिद को अपना जख्म भूल गया। उसने हाशिम को झंझोड़ा, आवाजें दी और इंतहाई कर्ब की हालत में बोली, हाशिम, तुम ऊपर क्यों आए? गंगू ने बेखबरी की हालत में नाहिद की पसली से तीर निकालकर फेंक दिया और दासू से कहा, इसे उठा लो। दासू नाहिद को उठाने के लिए झुका, लेकिन खालिद ने आगे बढ़कर उसे पीछे धकेल दिया और कहा, तुम जयराम और ये सिपाही मुख्तलिफ रास्तों से आए थे, लेकिन तुम सब का मकसद एक ही है। जाओ, हम तुम्हें एक दफ़ा माफ़ कर चुके हैं। गंगू ने कहा, बेटा, अगर बातों के लिए वक्त होता तो मैं तुम्हारा शक दूर करने की कोशिश करता, लेकिन हम पर दुश्मन का घेरा तंग हो रहा है और अगर हमने चंद और लम्हात ज़ाय कर दिए तो भागने के तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे। अफसोस, मैं तुम्हें सोचने की मोहलत भी नहीं दे सकता। बेटी, मुझे माफ़ करना। ये कहते हुए गंगू ने अचानक एक छोटा सा डंडा खालिद के सर पर दे मारा। खालिद लड़खड़ाया, लेकिन गंगू ने उठाकर उसे कंधे पर रख लिया। दासू ने नाहिद को उठाया और गंगू ने मोती से कहा, तुम ये कमानें उठा लो, ये हमें काम देंगी। हमलावर कमंदे डालकर जहाज पर सवार हो रहे थे और तीरों की लड़ाई तलवारों की लड़ाई में तब्दील हो चुकी थी। इस हंगामे में किसी को नाहिद, खालिद और माया देवी के अगवा किए जाने का पता ना चला। जब तक ये लोग कश्ती पर सवार हुए, चंद कश्तियां अकब से भी जहाज़ों के करीब पहुंच चुकी थीं। गंगू और उसके साथियों ने सिंधी जबान में हाव हो करके हमला आवरों को शक ना होने दिया और बचते बचाते जहाज़ों से एक तरफ निकल गए। गंगू के कहने पर माया देवी ने अपना दुपट्टा फाड़ कर नाहिद के जख्म पर पट्टी बांध दी। खालिद को अपने साथ देखकर अब उसे ये भी ख्याल ना था कि वो कहाँ जा रही है। गंगू पानी से कपड़ा भिगो कर खालिद के माथे पर रख रहा था और माया देवी को वो शख्स जो चंद लम्हे बेशतर एक बदतरीन दुश्मन की सूरत में नमूदार हुआ था, एक गमगुसार नजर आ रहा था। कश्ती खतरे की हद से दूर आ चुकी थी और माया गंगू से हम कलाम ना होने का इरादा करने के बावजूद बार बार ये पूछ रही थी, इसे ज्यादा चोट तो नहीं आई? ये कैसे बेहोश हुआ? नाहिद इंतहाई रंजो मलाल की वजह से किसी से हम कलाम ना हुई। वो तशवीश की हालत में अपने भाई की तरफ देखती और जब गंगू ये कहता, बेटी, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे भाई को अभी होश आ जाएगा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, मैं समंदर के देवता की कसम खाता हूँ, तो नाहिद खून के घोंट पी कर रह जाती। फिर वो माया देवी से मुखातिब हुआ, माया, तुम एक राजपूत लड़की हो। राजपूत झूठी कस्में नहीं खाते। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हें यह शक था कि तुम्हारा भाई इन लोगों को धोखा देगा? नहीं नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं, मैं भगवान की कसम खाती हूँ, और अगर ये सच साबित हो गया तो मैं कुएं में छलांग लगा दूंगी, आग में जल जाऊंगी, अपना गला अपने हाथों से घोंट डालूंगी। भगवान के लिए ऐसा ना कहो। माया देवी की हिचकियों ने नाहिद को मुतासिर किया और उसने कहा, माया, तुम इन बातों की परवाह ना करो, मुझे तुम पर यकीन है, और अगर तुम्हारे भाई ने हमारे साथ धोखा भी किया हो तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर? मैं फिर कहती हूँ, मेरा भाई ऐसा नहीं, उसकी रगों में एक राजपूत का खून है, वो इस कदर एहसान फरामोश नहीं हो सकता। नाहिद ने कहा, इस वक्त हमारा दुश्मन वो है जिसने हमें जबरदस्ती जहाज पर से उतारा है और हमें किसी नामालूम जगह पर ले जा रहा है। गंगू ने कहा, बेटी,
काश मैं तमाम बच्चों और औरतों को अपने साथ ला सकता, लेकिन इस कश्ती पर सिर्फ इतनी सवारियों की जगह थी। तुम नौजवान हो और मैं तुम्हें एक बेरहम दुश्मन के हाथों से बचाना चाहता हूँ। और माया देवी, तुम शायद बाकी सबको बचा सको। मैं तुम्हारी आज़ादी के बदले बाकी लोगों को आज़ाद करवाना चाहता हूँ। खालिद ने होश में आकर आंखें खोलीं और हैरान होकर सबकी तरफ देखा। गुज़श्ता वाक़यात याद आते ही वो उठकर बैठ गया और दुखते सर पर हाथ रखते हुए बोला, हमारा जहाज़ कहाँ है? हम कहाँ जा रहे हैं? गंगू, गंगू, जालिम, दगाबाज, फ्रेबी, तुमने हमारे साथ ये सलूक क्यों किया? वो क्या कहेंगे? तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? गंगू ने ठंडे दिल से जवाब दिया, खालिद, ये मेरी उम्र में पहला मौका है कि मुझे किसी की गाली पर गुस्सा नहीं आया। तुम मुझे जो जी में आए कहो, लेकिन मैंने बुरा नहीं किया। मैं सिर्फ माया को लेने आया था, लेकिन तुम्हारी बहन को जख्मी देखकर यह गवारा ना कर सका कि उसे दुश्मन के रहम पर छोड़ दूं। खालिद ने हिकारत से माया देवी की तरफ देखते हुए कहा, मैं अब समझा जय राम ने एक तरफ से हम पर हमला करने के लिए सिपाही भेज दिए और दूसरी तरफ से तुम्हें माया देवी को लेने के लिए भेज दिया। इसका मतलब यह है कि लुटेरों के सरदार तुम ना थे, जय राम था। तुम दुरुस्त कहते हो, लेकिन मैं तौबा कर चुका हूं और जय राम ने तौबा नहीं की। मुमकिन है वो अपनी बहन की खबर सुनने के बाद तौबा करे। तो तुम हमें उसके पास नहीं ले जा रहे हो? तुम देख सकते हो बंदरगाह किस तरफ है और हम किस तरफ जा रहे हैं। तो तुम हमें कहाँ ले जाओगे? किसी ऐसी जगह जहां राजा के सिपाही ना पहुंच सके। खालिद ने कहा, अगर तुम्हारी नीयत बुरी नहीं तो हमें अपने साथियों के पास छोड़ आओ। गंगू ने कहा, तुम्हारे साथी थोड़ी देर में देवल के कैद खाने में होंगे। तुम कैद होने की बजाय कैद से बाहर रहकर उनकी ज्यादा मदद कर सकते हो। खालिद ने कदरे पुर उम्मीद होकर पूछा, तुम सचमुच इनकी मदद करना चाहते हो? गंगू ने जवाब दिया, बेटा, मुझे तुमसे झूठ बोलने की जरूरत ना थी, और अगर मैं तुम्हारा दुश्मन होता तो यकीनन इस कदर ठंडे दिल से ये गालियां ना सुनता। अगले दिन ये कश्ती दरियाए सिंध के दहाने पर पहुंच गई। गंगू को अपने साथी मछलियां पकड़ते हुए मिल गए। अगले दिन कोठड़ी का दरवाजा खुला और पहरेदार ने जयराम को हाथ बांधकर प्रणाम किया और कहा, आपको सरदार प्रताप राय बुलाते हैं। जयराम पहरेदार के तर्ज अमल में इस तब्दीली पर हैरान था। वो चुपके से उसके साथ हो लिया। प्रताप राय अपने दीवान खाने के बरामदे में आबनूस की एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके सामने चांदी की एक तश्त में सरांदीप के राजा के वो तहाइफ पड़े हुए थे जो गुज़श्ता शाम अरबों के जहाज से लूटे गए थे। उसने जयराम को देखते ही जवाहरात के अंबार की तरफ इशारा किया और कहा, जयराम, महाराज सरांदीप के तहाइफ देकर काठियावाड़ के राजा के तहाइफ की निस्बत ज्यादा खुश होंगे। इनमें एक एक हीरा तुम्हारे संदूक के सारे माल से ज्यादा कीमती है। जयराम ने उस पर कहर आलूद निगाह डाली और अपने होंठ काटने लगा। प्रताप राय ने कहा, लेकिन तुम्हारा चेहरा जर्द और तुम्हारी आंखें सुर्ख हैं। मालूम होता है तुम रात भर नहीं सोए। कोठड़ी में बहुत गर्मी होगी। बंदरगाह से वापस आकर मुझे तुम्हारा ख्याल ना आया, वरना तुम्हें इतनी देर वहां रखने की जरूरत ना थी। मैंने महाराज की खिदमत में एलची भेज दिया है। चंद दिनों तक कैदियों के मुतल्लिक उनका हुक्म आ जाएगा। जयराम ने कहा, तो आपने उन्हें कैद कर लिया? हाँ, मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि यह राजा का हुक्म है। आपने उन्हें लड़कर कैद किया या मेजबान बनकर? प्रताप राय ने जवाब दिया, तुम अभी बच्चे हो, लड़ाई में सब कुछ जायज है। मेरी बहन कहाँ है? कौन? मेरी बहन कहाँ थी? आप मुझे बनाने की कोशिश ना करें। एक राजपूत की इज्जत पर हाथ डालना इस कदर आसान नहीं जिस कदर आप समझते हैं। मैं पहले आपके राजा का मुलाजिम था और अब मैं काठियावाड़ के राजा के सफीर की हैसियत में यहाँ आया हूँ। अगर आपने मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो याद रखिए, मैं काठियावाड़ से लेकर राजपूताना तक आग की दीवार खड़ी कर दूंगा और महाराज अपने हजारों सिपाहियों की जानें ज़ाय करने की बजाय दिबल के एक मगरूर हाकिम को हमारे हवाले कर देना ज़्यादा मुनासिब समझेंगे। रहे अरब, वो मेहमान थे। मुझे अफसोस है कि वो मेरी वजह से इस मुसीबत में मुब्तला हुए। मुमकिन है उनके मुतालिक मेरी पुकार हिंदुस्तान के किसी गोशे में ना सुनी जाए, लेकिन उनके बाजू बहुत लंबे हैं। वो जब चाहेंगे आपका गला दबोच लेंगे। प्रताप राय को मालूम था कि बाज़ औक़ात राजा के गलत अहकाम बजा लाने का खमियाजा एहलकारों को भुगतना पड़ता है। हाकिम खतरे के वक्त अपना कसूर एहलकारों के सर थोप देते हैं। अरबों के मुतल्लिक वो अपने राजा की तरह मुतमिन था, लेकिन वो काठियावाड़ के सफ़ीर की बहन की जिम्मेदारी लेने को तैयार ना था। उसने कहा, जयराम, मुझे तुम्हारी बहन के मुतल्लिक कोई इल्म नहीं। आप झूठ कहते हैं। मैं उसे जहाज पर अरब औरतों के पास छोड़ आया था। औरतें जो जहाज पर थीं वो सब हमारी कैद में हैं। अगर तुम्हारी बहन उनमें है तो मैं अभी तुम्हारे साथ चलकर उससे माफी मांगता हूं। चलो। बहन को तलाश करने की ख्वाहिश जयराम के तमाम इरादों पर गालिब आ गई और वो प्रताप राय के साथ चल दिया। रास्ते में उसने पूछा, अरब बल्लाहों के साथ आपने क्या सलूक किया? प्रताप राय ने जवाब दिया, वो सब आखिरी वक्त तक लड़ते रहे। औरतों और बच्चों के अलावा हम सिर्फ 5 आदमियों को जिंदा गिरफ्तार करने में कामयाब हुए हैं। दूसरे जहाज पर सरांदीप के मलाहों ने मामूली मुजाहिमत की, लेकिन जल्द ही हथियार डाल दिए। तो इसका मतलब ये है कि आपने बैक वक्त सरांदीप और अरब के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है।
मैंने सिर्फ राजा के अहकाम की तामील की है और जब तक मैं इस ओहदे पर हूँ मैं ऐसे अहकाम की तामील करता रहूँगा। मेरे खत के जवाब में राजा ने अगर तुम्हें बुला भेजा और तुमने उनसे कैदियों को रिहा करने की इजाज़त हासिल कर ली तो मुझे खुशी होगी, मैं खामखा की जिम्मेदारी से बच जाऊँगा। महल से निकलकर चंद कदम के फासले पर जयराम और प्रताप राय कैद खाने की चारदीवारी में दाखिल हुए। पहरेदारों ने प्रताप राय का इशारा पाकर अरबों के कमरे का दरवाज़ा खोला। औरतों ने अपने चेहरे ढांप लिए। अरब मल्लाहों ने जयराम को देखते ही मुंह फेर लिए। जुबैर एक कोने में दीवार के सहारे बैठा हुआ था। उसने नफरत और हिकारत से जयराम की तरफ देखा और अपने साथियों की तरह मुंह फेर लिया। जयराम ने प्रताप राय की तरफ देखा और कहा, मेरी बहन यहाँ नहीं है, वो कहाँ है? प्रताप राय ने एक पहरादार को आवाज देकर अंदर बुलाया और उससे पूछा, क्या तमाम औरतें इसी कमरे में हैं या सरांदीप के मलाहों के कमरे में भी कोई है? नहीं महाराज, तमाम औरतें यहीं हैं। जयराम ने बदहवास सा होकर जुबैर की तरफ देखा और टूटी फूटी अरबी में कहा, जुबैर, मेरी तरफ इस तरह ना देखो, मैं बेकसूर हूं, तुम्हें मालूम है मेरी बहन कहाँ है? जुबैर के मुंह से अचानक एक भूखे शेर की गरज से मिलती जुलती आवाज निकली, तुम मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा जलील साबित हुए हो। तुम झूठ से हकीकत पर पर्दा नहीं डाल सकते, लेकिन याद रखो, अगर नाहिद का बाल भी बिका हुआ तो खुदा की जमीन पर तुम्हें कोई ऐसा खित्ता नहीं मिलेगा जो हमारे इंतकाम से तुम्हें पनाह दे सके। नाहिद को उड़ाने के लिए तुमने अपनी बहन को जहाज पर छोड़ा था, तुम्हारी तदबीर कामयाब थी। तुमने अपने इस हलीफ को हमारा मेज़बान बनाकर भेजा और मुझे जहाज से बुलवा लिया और खुद पीछे से जहाज पर पहुंचकर नामालूम किस बहाने से नाहिद को कहीं ले गए। लेकिन अगर सुलह और जंग के लिए तुम लोगों के असूल यही हैं तो याद रखो कि तुम्हारे राजा के दिन गिने जा चुके हैं। प्रताप राय ने अचानक ही सिपाही के हाथ से कोड़ा छीन कर जुबैर के मुंह पर दे मारा और दूसरी ज़रब के लिए तैयार था कि जयराम ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। प्रताप राय ने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम राजा की तौहीन बर्दाश्त कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। जयराम ने कहा, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूं कि मेरी बहन और उस अरब लड़की को तुमने कहां छुपाया है? इस सवाल ने प्रताप राय का गुस्सा ठंडा कर दिया और थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, क्या यह मुमकिन नहीं कि हमारे हमले के वक्त उसे इंतकामी जज्बे के मातहत जहाज से नीचे फेंक दिया गया हो? जयराम ने जवाब दिया, ये लोग दुश्मनी में शराफत को हाथ से नहीं जाने देते। मेरी बहन के साथ अरब लड़की का गायब होना यह जाहिर करता है कि इस साजिश की तह में किसी तुम्हारे जैसे कमीने आदमी का दिमाग काम कर रहा है। जुबैर ने फिर जयराम से मुखातिब होकर कहा, तुम इन बातों से मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। नाहिद, खालिद और तुम्हारी बहन बैक वक्त जहाज से गायब हुए हैं और वो यकीनन तुम्हारी कैद में हैं। मुझे तुमसे किसी नेकी की तवक्को नहीं, लेकिन हम इतना ज़रूर चाहते हैं कि हमें सिंध के राजा के सामने पेश किया जाए और जब तक वो हमारा फैसला नहीं करता नाहिद और खालिद को हमारे साथ रखा जाए। प्रताप राय ने चौंक कर कहा, मैं अब समझा जयराम, अगर इन लड़कियों के साथ जहाज पर से कोई आदमी भी गायब हुआ है तो ये मामला साफ है। कल रात बंदरगाह से एक सरकारी कश्ती भी गायब हो गई है, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा सकते, तुम मेरे साथ आओ। प्रताप राय और जयराम कैदखाने से बाहर निकलकर घोड़ों पर सवार हुए और उन्हें सरपट दौड़ाते हुए बंदरगाह पर पहुंचे। बंदरगाह के पहरेदारों ने शाम के वक्त कश्ती गायब हो जाने के मुतल्लिक प्रताप राय के बयान की तस्दीक की और माया के मुतल्लिक जयराम की तशवीश बढ़ने लगी। प्रताप राय ने चंद कश्तियां और जहाज शुमाल और मगरब के साहिल के साथ साथ देखभाल के लिए रवाना कर दिए और जयराम को तसल्ली दी कि वो ज्यादा दूर नहीं जा सकते। जयराम प्रताप राय के साथ वापस शहर चला आया। सहपहर तक अपने मकान में माया के मुतालिक कोई खबर ना पाकर उसने बंदरगाह पर जाने का इरादा किया, लेकिन प्रताप राय का सिपाही आया और उसे अपने साथ उसके महल की तरफ ले गया। प्रताप राय के महल के पाई बाग में जुबैर और अली नारियल के 2 दरख्तों के साथ जकड़े हुए थे। प्रताप राय, उसके चंद सिपाही और 2 जिल्लाद हाथ में कोड़े लिए उनके पास खड़े थे। अली और जुबैर की झुकी हुई गर्दनें और उरियां सीनों पर ज़रबों के निशानात ये जाहिर कर रहे थे कि उन्हें नाकाबिले बर्दाश्त जिस्मानी अजियत पहुंचाई जा चुकी है। एक सिपाही ने जयराम की आमद की इतला दी और प्रताप राय का इशारा पाकर जिल्लाद जुबैर और अली पर कोड़े बरसाने लगे। जुबैर एक चट्टान की तरह खड़ा था, लेकिन अली की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी और कोड़े की हर ज़रब के साथ उसके मुंह से चीखें निकल रही थीं। बाहर के दरवाजे में पांव रखते ही अली की चीखों पुकार ने जयराम को मुतवज्जे किया और उसने भागकर दोनों जिल्लादों को यके बाद दीगरे पीछे धकेल दिया और प्रताप राय की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, यह जुल्म है, ये पाप है। आपने मुझसे वादा किया था कि आपने इनका फैसला राजा पर छोड़ दिया है। प्रताप राय ने अली की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया, ये लड़का सिपाहियों ने शहर से तलाश किया है। मालूम होता है कि ये तुम्हारी बहन के साथ जहाज पर से रूपोश हुआ था और उसके बाकी साथी शहर के आसपास कहीं छुपे हुए हैं। जयराम ने आगे बढ़कर अली से पूछा, तुम कहाँ थे? मेरी बहन कहाँ है? अली ने सरापा इल्तिजा बनकर उसकी तरफ देखा और फिर गर्दन झुका ली। जयराम ने कहा, अगर तुम्हें माया देवी के मुतालिक कुछ मालूम है तो बता दो, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। अली ने दोबारा गर्दन उठाई और चिल्ला चिल्लाकर कहना शुरू किया, मुझे मालूम नहीं, मैं सच कहता हूँ, मुझे उनके मुतालिक मालूम नहीं।
मैंने जहाज पर से कूदने से पहले उन्हें तलाश किया था, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि वो कैसे गायब हुए। जयराम ने पूछा, तुम शहर में कैसे पहुंचे? मैं जहाज से कूदकर समंदर के किनारे एक कश्ती में छुप गया था। आज मैं शहर पहुंचा और सिपाही मुझे पकड़कर यहाँ ले आए। तुम सब जालिम हो, मैंने तुम्हारा कोई कसूर नहीं किया। जयराम ने जुबैर की तरफ देखा, लेकिन हैरानी, गुस्सा, निदामत और अफसोस के जज्बात के हिजान में वो उससे मुखातिब होने के लिए मौजूद अल्फाज तलाश ना कर सका। उसकी आंखें एक बार उठीं और झुक गईं, होठ कपकपाए और एक दूसरे से पैवस्त हो गए। उसने प्रताप की तरफ मतवज्जे होकर कहा, आप इन्हें छोड़ दें, मुझे इन पर कोई शुबा नहीं। प्रताप राय ने कहा, मैं इन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? अगर तुम्हारी बहन जहाज पर थी तो इनको यकीनन ये इल्म होगा कि वो कहाँ है। तुम शायद अब तक मुझे मुजरिम ख्याल करते हो और मैं इन लोगों की जुबान से तुम्हें यकीन दिलाना अपना फर्ज समझता हूँ कि तुम्हारी बहन को इन लोगों ने छुपा रखा है, और अगर वो जिंदा नहीं तो इन्होंने जहाज पर हमला होने से पहले उसे समंदर में फेंक दिया होगा। अब या इन्हें अपने जुर्म का इकबाल करना पड़ेगा और या तुमको तस्लीम करना पड़ेगा कि तुम्हारी बहन जहाज पर थी ही नहीं और तुमने मुझे मरूब करने के लिए ये बहाना तलाश किया है। प्रताप राय ने फिर जिल्लादों को इशारा किया और वो जुबैर और अली पर कोड़े बरसाने लगे। जयराम चिल्लाया, ठहरो ठहरो, ये बेकसूर हैं, ये जुल्म है, इन्हें छोड़ दो। लेकिन उसकी चीखों पुकार बेअसर साबित हुई। उसने आगे बढ़कर एक जिल्लाद के मुंह पर घौंसा रसीद किया, लेकिन प्रताप राय के इशारे से चंद सिपाहियों ने इसे पकड़कर पीछे हटा दिया। वो सिपाहियों की गिरफ्त से आज़ाद होने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। अली चीखें मारने की बजाय नीम बेहोशी की हालत में आहिस्ता आहिस्ता कराह रहा था। जुबैर हर कोड़े की ज़र्ब के बाद जयराम की तरफ देखता और फिर आंखें बंद कर लेता। बिल आखिर अली के कराहने की आवाज़ बंद हो गई और गर्दन उठाने और आंखें खोलने के लिए जुबैर की ताकत भी जवाब दे गई। प्रताप राय ने एक सिपाही को गर्म लोहा लाने का हुक्म दिया। जयराम फिर चिल्लाया, प्रताप तुम जालिम हो, कमीने हो, मुझे जो चाहे सजा दे दो, लेकिन इन पर रहम करो। प्रताप राय ने गरज कर कहा, मुझे तुम्हारी बदजुबानी की परवाह नहीं, मैं तुम्हारा फैसला महाराज पर छोड़ूंगा, लेकिन इस वक्त इनकी जान मेरे कब्जे में है। मैं इनकी आंखें निकलवा दूंगा, इनकी बोटियां नोच डालूंगा। ये नामुमकिन है कि ये जिंदा भी रहें और तुम महाराज के पास जाकर अपनी बहन के अगवा किए जाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर डालो। अगर तुम्हारी बहन जहाज पर से गायब हुई है तो मैं ज़रूर इसका पता लगाऊंगा। इसके लिए अगर मुझे इन तमाम बच्चों और औरतों के साथ यही सलूक करना पड़ा तो भी दरेग नहीं करूंगा। सिपाही ने लोहे की सलाख प्रताप राय के हाथ में दे दी और वो जुबैर की तरफ बढ़ा। जयराम ने बुलंद आवाज में कहा, नहीं नहीं, ठहरो, मेरी बहन जहाज पर ना थी, मैं अकेला आया था, मैं फकत इनकी जान बचाना चाहता था। प्रताप राय ने जवाब दिया, लेकिन मुझे क्यों कर यकीन आए कि तुम राजा के सामने ऐसी कहानियां बयान करके उसे मेरे खिलाफ नहीं भड़काओगे? प्रताप, मैं वादा करता हूं, एक राजपूत का वादा, मुझ पर एतबार करो। तुम्हें यह गवाही भी देनी पड़ेगी कि जहाज पर से कोई भी लड़की गायब नहीं हुई। अगर तुम इन्हें छोड़ दो तो मैं ये वादा करने के लिए भी तैयार हूं। इन्हें छोड़ना न छोड़ना राजा का काम है। मैं सिर्फ ये वादा कर सकता हूं कि इनके साथ आइंदा कोई सख्ती नहीं की जाएगी। तुम्हें राजा के सामने यह भी मानना पड़ेगा कि तुमने इन लोगों को छुड़ाने की नीयत से मुझ पर दबाव डाला और अपनी बहन को एक बहाना बनाया था। जयराम ने शिकस्त खोदा सा होकर जवाब दिया, मैं इसके लिए भी तैयार हूं। प्रताप राय ने लोहे की सलाख फेंकते हुए कहा, तुमने मुझे खामखा परेशान किया।